नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतरकथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। चुनाव कोई भी हो, किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम और किसी के लिए मुसीबत का कारण बन ही जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी 4 उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा है। अब खुशी और गम के बारे में तो आप जानते ही हैं। हम यहाँ उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके लिए चुनाव मुसीबत बन रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। उनके लिए मुसीबत यह है कि बड़े जतन कर पोस्टिंग मिलती है और चुनाव आते ही चुनाव आयोग एक झटके में उन्हें हटा देता है। अब एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार की कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर रखी है। साथ ही अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के नाम तलाशे जा रहे हैं जो चुनाव वाले क्षेत्र में पदस्थ हो और उनका नाता किसी नेता से हो। कांग्रेस भी अपने स्तर पर ऐसे अफसरों की सूची बना रही है और अफसर चाहते हैं कि बिना किसी को पता लगे किसी तरह चुनाव संपन्न हो जाए। ब्रजेश जी कैसे देखें इसको, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं इस चुनाव में भी शिकवे शिकायतों का दौर चल रहा है और कई बार हम देखते हैं कि पहले भी चुनाव आयोग हालांकि इस पर एहतियात रखता है कि 3 साल से जो पदस्थ लोग उनको हटा दिया जाता है या जिनका किसी एक दल विशेष से जुड़ाव की शिकायत रहती है उसको परीक्षण के बाद हटा दिया जाता है। कई मामलों में हम देखते हैं कि अफसरों को हटाया जाता है तो 3 नामों का एक पैनल ले लिया जाता है कि उनमें किसकी पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी ना शिकायतों का सिलसिला थमता है, ना इस प्रकार के जो कार्यक्रम हम देखते हैं। या देखिए मनोज जी, शिकायतों का सिलसिला तो थमने वाला नहीं है। जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती, उससे पहले भी शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। यदि हम इस मामले की बात करें कि जो जोबट का है और वहाँ पे आईएएस अधिकारी हैं जो श्यामवीर सिंह नरवरिया हैं, एसडीएम है वहाँ पे, रिटर्निंग अधिकारी बना रखा है उनको। इनके बारे में अब तक कांग्रेस 2 बार शिकायत कर चुकी है चुनाव आयोग में, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में दामाद लगते हैं। इस कारण उनका कहना है कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने सरकार से जानकारी ली है और निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें होती हैं। यदि किसी मंत्री से सीधा जुड़ाव होता है, किसी मंत्री का किसी नाते रिश्तेदार होता है किसी जनप्रतिनिधि का, तो चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेता है और उनको चुनाव के दौरान वहाँ से हटा दिया जाता है। उनकी जगह दूसरे अधिकारी की पोस्टिंग कर दी जाती है। जिस तरह से आपने बताया उस तरह से पैनल भी मंगाई ली जाती है ताकि ये आरोप न लगा सके विपक्ष जो सत्ता में नहीं है या दूसरा दल के उनको ऐसे अधिकारी को वहाँ भेज दिया गया है जिसकी सहानुभूति है या जो सरकार के पक्ष में काम कर सकता है। तो इस बात के ध्यान रखता है चुनाव आयोग, उस तरह से पोस्टिंग करता है। बिल्कुल। अब ये पहला मौका नहीं है, अभी तो पहली शिकायत हुई है। चुनाव आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है मनोज जी, ऐसा सिलसिला हम देखेंगे। ऐसी दर्जनों शिकायतें होती है जब व्यापक स्तर पर चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के लोकसभा के हों, तब ऐसी शिकायतों दर्जनों नहीं सैकड़ों तक पहुंच जाती हैं और बड़ी संख्या में अधिकारियों को हटाया जाता है। तो अधिकारियों में एक वो रहता है कि भाई जिसका थोड़ा बहुत भी दूर का रिश्तेदार है वो भी इसमें शिकार हो जाता है, तबादले की गाज गिर जाती है। जिस तरह से पोस्टिंग करती है वो वहाँ पे नौकरी करता है और ईमानदारी से यदि काम भी कर रहे हैं अधिकारी, तो ये नहीं देखा जा सकता कि वो ईमानदार हैं। बस ये देखा जाता है कि वो किसी के रिश्तेदार तो नहीं है, चाहे वो भाजपा के रिश्तेदार हों, भाजपा या जिसका भी हो, या कांग्रेस के रिश्तेदार, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। तो ये राजनेताओं से जुड़े हुए जो अधिकारी रहते हैं उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर आ जाती है चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे मुख्य चुनाव हो। मुख्य चुनाव में तो वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है भाई, कार्रवाई कर दी है, आपको बिठा दिया। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव होते हैं उसमें भी आरोप लगते हैं। और आरोप का क्या है मनोज जी, यदि ये चुनाव हो भी जाएंगे, यदि उन अधिकारी को हटा भी दिया जाएगा, इसके बाद भी विपक्ष आरोप तो लगाता ही रहता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कई बार कि कई अफसरों को हटाया जाता है, खासतौर से कलेक्टर, एसपी स्तर के या एसडीएम स्तर के, तहसीलदार, थाना प्रभारी या जो भी। फिर जब चुनाव जैसी खत्म होता है तो वापस उनको वहीं नियुक्त कर दिया जाता है। यानी सरकार भी एक संदेश देने की कोशिश तो करती है कि जो लोग उनके भरोसेमंद होते हैं कि ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ने पर हटाएंगे तो आपको वापस वहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो इसका फिर मतलब क्या निकलता है? या तो ये मान लिया जाए कि सरकार लोग को लगता है कि जो हमारी मर्जी वो करे, या सरकार को ये पता होता है कि जिन अफसर के खिलाफ शिकायत है वो झूठी है, इसलिए लिहाजा उस समय तो उनको जरूर हटा दिया जाता है लेकिन बाद में उनकी पोस्टिंग फिर उसी स्थान पर कर दी जाती है। देखिए मनोज जी, हमने देखा है कि जब सरकार ये कार्रवाई करती, चूंकि सरकार के अधीन नहीं रहते वहाँ के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधीन चले जाते हैं, तो चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई करती। चुनाव आयोग ने कहा कि इन पर आरोप हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं या इन पर कोई लापरवाही का आरोप है, चुनाव आयोग जो निर्देश देता है सरकार उस अनुसार कार्रवाई करती है।
इसके बाद सरकार के पास पूरे अधिकार आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ से वहाँ की कमान चली जाती है। जैसे ही मतदान होता है और मतगणना हो जाती है तो फिर सरकार के हाथ में आ जाती है। तो ये चुनाव आयोग में जो शिकायतें होती हैं मनोज जी, वो तत्कालिक प्रभावित करने की होती हैं कि आपने चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं, एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, आप वोटर को प्रभावित कर सकते हैं या कुछ भेदभाव कर सकते हैं, इस कारण हटाया जाता है। अधिकारी के कार्य व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं कि आप उससे कोई भी काम ही नहीं लोगे, यदि वो किसी का नाते रिश्तेदार है तो आप उससे काम नहीं लोगे। बिल्कुल। और जब कई बार हम देखते हैं कि 2 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं या 1 साल से ही वहाँ पदस्थ रहता है अधिकारी, अच्छा बेहतर काम करता है, उसके काम को देखकर सरकार दोबारा उसकी पोस्टिंग वहाँ कर देती है, क्योंकि उस समय मजबूरी में हटाना पड़ता है कि कोई आरोप न लगे। कोई जनता के साथ ऐसा कोई काम तो हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से सरकार उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं, कहीं और तो पोस्टिंग करेगी। यदि कोई एक क्षेत्र को अच्छी बेहतर तरीके से समझ रहा है तो निश्चित तौर पर आगे उसमें पोस्टिंग कर दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मुझे लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि कई बार शिकायतों के लिए केवल शिकायत की जाती है। आप जैसे हमने देखा है, अभी एक जनसंपर्क एक अधिकारी की शिकायत हुई है जो जिले में प्रचार का काम देखते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो जिले में कलेक्टर के प्रेस नोट बनाने वाले अधिकारी है, अगर पत्रकारों के पास बनाने वाला अधिकारी, वो चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है। निश्चित तौर तो पर कई बार ऐसी शिकायत भी हम देखते हैं जिसमें परेशान जो पूरा अमला होता है वो अधिकारी होता है और जो विभाग के लोग होते हैं, क्योंकि उनका काम ये है कि जैसी शिकायत आई ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर अधिकारी अपने तरफ से परेशान होते रहते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, एक मौका रहता है राजनीतिक दलों को, जो विपक्ष में रहते हैं या सत्ता पक्ष में रहते हैं, और वहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि यदि वो अपनी खुन्नस भी निकालते हैं इस दौरान कि हाँ कि उनकी पटरी उनसे नहीं बैठ रही थी या किसी बात को लेकर उनके बीच में नाराजगी थी, तो अच्छा मौका मिल गया है, चुनाव में आयोग में शिकायत कर देंगे और इनका तबादला हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई राजनीतिक दल के लोग या राजनेता कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से वहाँ पे पोस्टिंग जमावट हो जाए, और जब उनके हिसाब से जमावट नहीं होती तो उनको ऐसा मौका मिल जाता है। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। जिस तरह से किसी मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि उसको किस तरह से अपने लिए भुनाने की कोशिश करे, इसी तरह से वो कोशिश करता है कि इस अधिकारी का तबादला हो जाए, दूसरा आएगा तब देखा जाएगा। और एक धाक भी जम जाती है, यदि आप किसी अधिकारी का तबादला करा देते हो तो दूसरा जो आता है उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि भाई इनसे पंगा मत लीजिए, जो थोड़ा बहुत काम बोले तो कर दीजिए, और राजनेता यही चाहता है। और जबकि हमने चुनाव में तो देखा अटेर में भी हमारे, क्योंकि जब हमने देखा था कि जो तहसीलदार और बाकी लोग उनको थाना प्रभारी और पुलिस के अधिकार दे दिए थे चुनाव आयोग ने, तो कई बार तो ऐसा भी हमने देखी। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है मनोज जी, कई बार चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, चुनाव आयोग की नज़र में यदि आता है कि गड़बड़ी हो रही तो चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और तत्काल कार्रवाई करता है। तो ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है। यदि अभी मतगणना नहीं होने वाली है, मतदान नहीं होने वाला है, तो इस कारण रिटर्निंग अधिकारी यदि बेहतर काम कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि चुनाव आयोग बाद में कार्रवाई कर देगा। अभी तो कार्य जो जिस तरह से चल रहा है, प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं चुनाव की दृष्टि से, वो प्रभावित ना हो, इस कारण कुछ अधिकारियों को नहीं हटाया होगा। लेकिन यदि संज्ञान में आते हैं तो इस तरह से उनको ऊपर कार्रवाई की जाती है और आयोग खुद सरकार से जानकारी लेता है कि कौन अधिकारी कहाँ कब से पदस्थ है। ज़्यादा लंबे समय से पदस्थ होता है उसको भी हटाने की कार्रवाई करता है, ताकि निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो जा सके और किसी पर आरोप ना लगे या चुनाव आयोग पर भी कोई निशाना ना साधे कि भाई निष्पक्षता से चुनाव नहीं करा। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो कोशिश करता है कि निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जी, भ्रूण परीक्षण करने वालों की धरपकड़ में मुखबिर की मदद लेने के एवज में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में सरकार इजाफा करने जा रही है। राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव की अनुशंसा कर दी है। इस प्रस्ताव पर शासन की मोहर लगते ही लागू कर दिया जाएगा। नए प्रस्ताव में मुखबिर योजना में प्रोत्साहन राशि 2 लाख की गई है। इस योजना में पहली किस्त में 1,25,000 की राशि कोर्ट में चालान पेश होने पर दी जाएगी, जिसमें से 50,000 की राशि मुखबिर को मिलेगी, 25,000 की राशि कार्रवाई में शामिल अधिकारी को मिलेगी, जबकि बाकी 50,000 की राशि अभियोजन अधिकारी को दी जाएगी। योजना में दूसरी किस्त कोर्ट में अलाव सबूत साबित पेश करने पर मिलेगी। दूसरी किस्त में 75,000 की राशि दी जाएगी, जिसमें से मुखबिर को 30,000 रुपये की दी जाएगी। राशियों का इस तरह से बंटवारा किया जाएगा ताकि लोग जो भ्रूण परीक्षण करते हैं उनको सज़ा मिल सके। कोर्ट में ये देखा जाएगा, जब सज़ा मिलेगी तब बाकी की राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि। इस तरह से भागों में बांट दी गई है मनोज जी, ताकि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो गवाह होते हैं हॉस्टाइल हो जाते हैं और सबूत नहीं मिल पाते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो जाती है, तो राशि को उस तरह से बंटवारे की कोशिश की जा रही है कि आप यदि एक पूरा
हिस्सा वो हो जाएगा, यदि कोर्ट में चालान पेश हो गए तब तक आपको एक राशि दे दी जाएगी, और जब उसको सजा हो जाएगी उसके बाद दूसरा हिस्सा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लगातार ये कहते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे यहाँ खासतौर से ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, भिंड, मुरैना, दतिया, तो वहाँ जो चाइल्ड रेशो हैगा प्रति 1000 पर लड़कियों का, वो लगातार कम होता जा रहा था। हम देखते हैं भ्रूण हत्या के कई मामले वहाँ आए। इसके बाद राज्य सरकार ने पहले तो हमने देखा कि लिंग परीक्षण पर रोक लगा दी थी कि जितने भी लोग हैं वो लिंग परीक्षण में बता नहीं सकेंगे कि होने वाला बच्चा लड़का है लड़की, लेकिन लोगों ने उसके भी तोड़ खोज लिए थे। इसको लेकर सरकार एक प्रोत्साहन राशि देती थी मुखबिरों को और तमाम लोगों को, लेकिन ये राशि कम होती थी, तो कई सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता नहीं था। कई बार ये होता था कि वो जब पकड़ लेते थे तो वो खुद ही सेटिंग कर लेते थे उस संबंधित अधिकारी से या वो डॉक्टर से, उसके वजह में पैसा ले लेते थे। ऐसे कई मामले हमने देखे शिवपुरी और तमाम शहरों में सामने आए हैं, रतलाम में सामने आया है। शायद इसी वजह से किस्तों में दी जाएगी और इसीलिए राशि बढ़ा दी गई है कि अगर आपको डॉक्टर से आप सेटिंग करने की कोशिश भी करते हो, और सबसे मूल बात यह है कि जब अभियोजन अधिकारी को भी इसमें 50,000 की राशि मिलेगी, तो जो राशि अभी तक कम थी और अभियोजन अधिकारी के हिस्से में तो कुछ आता नहीं था जो सरकार वेतन देती थी। इस मामले में अब जब अभियोजन अधिकारी को 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, और उनके जो CR है उसमें भी शायद एक मेंशन किया जाएगा कि उन्होंने बच्ची के हत्यारों को उनको ये सज़ा दिलाने में इतना अच्छा काम किया है। तो सरकार ने यही कारण है कि, और अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका के हिसाब से कि अभियोजन अधिकारी को अलग, मुखबिर को अलग, तमाम लोगों को अलग अलग पैसा दिया जाएगा और किस्तों में दिया जाएगा। तो अभी तक हम देखते थे कि एक मुश्त पैसा मिला, बाद में वो केस खारिज हो गया या आदमी बरी हो गया, तो सरकार की राशि भी चली पहले भी कम से कम 1 लाख रुपए मिलते थे, इसके बावजूद भी इस तरह के मामले संज्ञान में कम ही आते थे। लोगों की रुचि नहीं है कि उजागर करें, स्टिंग ऑपरेशन करें, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अब लोग ज़्यादा करने लगेंगे, राशि तो उतनी मिलेगी, क्योंकि जो राशि बढ़ाई गई है उसको बंटवारा बाकी के लोगों में कर दिया है, कि अभियोजन पक्ष में कर दिया है, पकड़ने वालों में कर दिया है, और जो स्टिंग करने वाले हैं उसको थोड़ी ही राशि बढ़ी। जी बिल्कुल, उसमें होता ये था कि जिसने स्टिंग किया तो आमतौर पर पुलिस उसको गवाह बना लेती थी, तो वो पलट जाता था, अभियोजन ज़्यादा रुचि लेता नहीं था। लेकिन अब जब अभियोजन अधिकारी को भी पैसा मिलेगा और जब सज़ा होगी, तो बाकी लोगों में एक मैसेज जाएगा, जो डॉक्टर या नर्स या जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ इस काम में जुटा हुआ है, कि अगर उन्होंने ये किया तो उनको सज़ा होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये जो मैसेज देने का खेल है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर रोक लग सकती है, और इस रोक के हम देख रहे हैं बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हम देखें अगर भिंड की बात करें तो चाइल्ड रेसों में पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। सरकार ने कई सारी योजनाएं वहाँ चलाई है, खासतौर जो लाड़ी लक्ष्मी योजना है, कन्यादान योजना है, जिसके बाद जिन लोगों को लगता था, 2 तरह से होता था। एक तो गरीब आदमी को लगता था कि बेटी हो गई तो इसके शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा, पढ़ाई लिखाई का, तो सरकार के लिए एक योजना उनके लिए ले आई। दूसरी एक चिंता उनकी ये होती थी कि लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही है। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों कि एक परिवार में 50 साल बाद एक बेटी हुई, पूरे परिवार ने खुशी मनाई, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया। तो ये जो सकारात्मक खबरें हैं समाज के लिए, तो ये एक अच्छा उसका मैसेज जाएगा, और सरकार भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो लोग इस प्रकार के परीक्षण में लगे हैं उनकी खैर नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले कुछ दिनों से कि जो ऑनलाइन पर इस प्रकार की कई सारी सामग्री है, जो लिंग परीक्षण आप जिसके माध्यम से कर सकते हैं या जिसके माध्यम से गर्भपात भी किया जा सकता है। कुछ एक केस ऐसे भी हमने देखे हैं जिसमें यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया की मदद से कुछ लोगों ने गर्भपात की कोशिश की और उसमें महिला या युवती की मौत हो गई। तो ये तमाम सारे खतरे हैं, तो इन सबको मिला जुला कर अगर सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि कई केस ऐसे भी हम देख रहे हैं कि अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो आपने उस बच्ची या बच्चे को कहीं पटक दिया है, कहीं जानवर नोच ले गए, कहीं उस बच्चे की किस्मत है तो किसी को वो मिल गया, उसने गोद ले लिया, अनाथ आश्रम में उसको दे दिया। तो ये तमाम सारी योजना है। तो ये जो एक समग्र योजना है, क्योंकि सरकार इसको लेके जो किस्तों में बहुत सारे काम कर रही थी, लेकिन अब ये एक अच्छी योजना इसलिए भी कि जिन लोगों, कई बार होता है आदमी को लगता है कि पड़ोसी में अगर कोई काम चल रहा है इस प्रकार का तो संबंध कौन खराब करे, तो जब पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि बिजली विभाग ने भी इस प्रकार की एक योजना चलाई थी बीच में कि आप बिजली चोरी की सूचना देते हो तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस राशि के भी अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से इसको लागू किया जाए और जो लोग इसकी सूचना देते हैं उनके नाम गुप्त रखे जाएं, और जो अभियोजन अधिकारी को आप इनाम देने की बात कर रहे हैं उसके पहले जो भी संबंधित विभाग है और पुलिस है वो इसको इतने बेहतर तरीके से करे, और उसमें पुलिस विभाग की चिंता करे कि अगर केस डायरी कमज़ोर बनी है या अगर पुलिस या अभियोजन अधिकारी की गलती से अगर दोषी छूट जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन का प्रावधान मुझे लगता है किया जाना चाहिए, तब इस प्रकार की योजनाओं के सार्थक नतीजे निकलेंगे।
आपको नहीं लगता मनोज जी कि इसके साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो दावा करते हैं कि ये दवाई खाने से लड़का पैदा होगा, जो पीर फकीर हैं, इनके खिलाफ भी एक अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि ये भी इन लोगों की जो मन में जो बैठा देते हैं, इसके बाद जो भ्रूण हत्या के जो मामले सामने आते हैं वो भी कम से कम उनमें भी रुकावट आए। बिल्कुल, देखिए 2 तरह की जागरूकता करना होगी। एक तो समाज में कि लड़का लड़की बराबर है। अभी हम देखिए ओलंपिक का नतीजा देखिए, पैरा ओलंपिक में देखिए कि लड़कियों ने किस प्रकार से मान हमारा ऊंचा किया पूरे देश का, लड़कों की बनिस्पत। अभी हम देखें कि अगर जो आप बात कह रहे हैं कि सज़ा की बात कर रहे हैं या तमाम सारी चीज़ें हैं, वो अच्छे आप प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना चाहिए कि समाज में जागरूकता जाए, वो लोग कैसे उसको करें। दूसरे जो पीर फकीर बाबाओं की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा था कि भोपाल में जो एक बड़ा मेला लगता था, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, तो अतीत में वहाँ भी इस प्रकार की दवाइयाँ बिकने आ गई थी कि पुत्र जीविका वो एक दवाई बेचने लगे थे कि इसके सेवन से बेटा ही होगा। हम देख रहे थे कई सारे जो बड़ी कंपनियां हैं, बाबा रामदेव की कंपनी ने इस प्रकार की दवाइयाँ बाजार में उतारी थी और जिसका बाजार लोगों ने भारी विरोध किया। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने इसका विरोध किया, समाज के बड़े तबके ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके बाद ही हुआ कि उनको ये दवाइयाँ वापस लेना पड़ी। तो दोनों स्तर पे आपको करना पड़ेगा कि आपको जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी नवरात्रि की अगर हम बात करें, हम लड़कियों को पैर पूजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान खबरें आ रही हैं कि 3 महीने की मासूम बच्ची के साथ रेप हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये सब कानून से नहीं कर सकते हैं, इसके समाज में जागरूकता आपको लाना ही होगी। बिल्कुल। चलिए मनोज जी, अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य सरकार अब कर्जा लेकर बिजली कंपनियों को सब्सिडी की उधारी चुकाएगी, जिसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिजली कंपनी को 34,000 करोड़ की राशि का कर्जा वित्तीय संस्थानों से लेने की मंजूरी दे दी है। बिजली कंपनी द्वारा लिए जाने वाले इस कर्ज की राज्य सरकार गारंटी लेगी और कर्जे की पूरी राशि की अदायगी राज्य सरकार ही करेगी। किसानों को बिजली पंप पर दी जा रही सब्सिडी के 29,000 करोड़ रुपए और इंदिरा गृह ज्योति के 4,500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को राज्य सरकार से लेना थे। इस कर्जे से बिजली कंपनियों की सब्सिडी की बकाया राशि की अदायगी हो जाएगी। बावजूद इसके बिजली कंपनियां घाटे से उबर नहीं पाएंगी। ये कंपनियां लाइन लॉस को कम नहीं कर पा रही हैं। कंपनियों को हर साल करीब 2,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। लाइन लॉस के मामले में मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की हालत में कुछ सुधार है और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को लाइन लॉस में 7% का इजाफा हो गया है। इधर वित्त विभाग ने नगरीय आवास एवं विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,188 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए बैंक गारंटी दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं, परिवहन विभाग, कर्मचारी कल्याण निगम मंडल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा कर्ज लेने के लिए भी बैंक गारंटी दी है। तो ब्रजेश जी, कर्जा लो घी पियो, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन वो उसके मायने कुछ और थे, लेकिन इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि बिजली कंपनियों की जो स्थिति है, कोयला है नहीं, बिजली के बिल लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं, आम आदमी पे इसका बोझ बढ़ रहा है। और अब सरकार ने गारंटी तो दे दी है, सरकार उसके कर्ज भी चुकाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है लाइन लॉस, क्योंकि हम देख रहे थे पहले 35% तक लाइन लॉस होता था, बिजली के तार बदले, कंडक्टर बदले, ट्रांसफार्मर बदले, लेकिन बिजली चोरी पे अंकुश नहीं लगवा पा रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहे हैं, बिजली कंपनी भुगत रही है। तो क्या इस कर्ज की अदायगी के बाद स्थिति में सुधार होता देख रहे हैं या कुछ और कदम उठाना होंगे राज्य सरकार को? देखिए मनोज जी, हम देख रहे हैं कि बार बार लाइन लॉस एक तो कम नहीं कर पा रहा, आपने टारगेट रखा कि 15% लाएंगे, लेकिन कई कंपनियों में आज भी 36% है। पहले होता था कि राजस्व विद्युत मंडल हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, ये घाटे में चल रहे थे, तो कंपनियां बदल दी गई, सरकार ने कंपनियां बना दी कि किसी तरह से घाटा कम करने की कोशिश की गई। सरकारें कोशिशें करती हैं, लेकिन एक तो आप बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, एक लाइन लॉस का एक सिस्टम है, और दूसरी वसूली नहीं कर पा रहे। ये 3 बड़ी वजह हैं जिनसे आप और खर्चों में कटौती कर सकते हैं। अब खर्चों में कटौती करने की बात करती है सरकार, लेकिन आप देखिए कि बिजली विभाग के ही राशि से बिजली विभाग के ही मंत्री अपने बंगले पर 60 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, कमरे बनवा लेते हैं, साज सज्जा पे 60 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो आपको खर्चों में कटौती करना पड़ेगी। एक छोटा उदाहरण है, मतलब एक छोटा उदाहरण है। इस तरह से आपको बहुत सारे खर्चे कम करना पड़ेंगे। और लॉस क्यों हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चोरी पे आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। जिस तरह से बात हुई थी पिछली बार के, जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है, तो मध्य प्रदेश की कुछ कंपनियों को भी निजीकरण करके देखा जाना चाहिए, तो जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था कि निजीकरण करने से क्योंकि कर्मचारियों के हित प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे सरकार को उपभोक्ताओं के हित देखना चाहिए। आज की तारीख में कंपनियों पर पिछले 6 साल में 36,000 करोड़ का कर्ज है। तो मनोज जी, प्रति व्यक्ति प्रति उपभोक्ता के हिसाब से हम देखें तो 25,000 का कर्जदार है एक उपभोक्ता, और अब कंपनियां लगातार घाटा
होते हुए का दर्शाने के बाद विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव रख देती हैं कि बिजली दरों में वृद्धि कर दी जाए। कि देखिए, पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2629 करोड़ का घाटा दिखाकर हाल ही में भरपाई के लिए 6.5% 6.23% कम से कम बढ़ाने की बात की है कि बिजली की दरें बढ़ा दी जाए। तो ये जबकि सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये आपके नकारापन के कारण ये जो है घाटा हो रहा है बिजली चोरी, क्योंकि हम देखते हैं अगर आप एक कंपनी के सिम मोबाइल नेटवर्क खराब है, आप दूसरा स्विच कर लेते हैं। हम देखते हैं अगर दूध वाले की गड़बड़ी, तो बिजली कंपनी तो एक ही है कि अगर आप किसी की बिजली काट देते हैं तो वो दोबारा कहीं से बिजली ला के नहीं जला सकता, किसी और कंपनी से ले नहीं सकता, क्योंकि ऊपर आपके पास विकल्प नहीं है। तो आपकी मोनोपाली के बाद अगर आपको घाटा हो रहा है, अगर आप वसूली नहीं कर पा रहे हैं, अगर बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि टारगेट देने के बाद इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ वेतन वृद्धि रोकना हो, या उसको कहीं ऐसी जगह इंटीरियर पोस्ट कर दिया जाए, उसकी पेंशन बाद में रोक दी जाए, या ऐसे तमाम सारे उपाय किए जाएँ ताकि एक मैसेज जाए कि आपको जिस काम के लिए रखा गया है वो आप काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि साहब ये हो गया, आपने कहा चोरी हो गई इतने की, तो चोरी 20 लोगों ने की है और 200 लोगों पे आप उसका भार डाल दो कि साहब इनसे वसूली की जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, आपका सुझाव बेहतर है कि जवाबदेही तय करना पड़ेगी। आप देखिए कि विद्युत कंपनियां बना दी हैं आपने, एक कंपनी कम घाटे में है, दूसरी ज़्यादा घाटे में है, तो आप क्या देख रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि यदि किसी कंपनी ने अच्छा प्रयोग किया है तो वो दूसरी कंपनी में लागू हो, उनके भी घाटा कम हो, उनके भी लाइन लॉस कम हो। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जब आप जवाबदेही तय कर देंगे, इसके बाद जो आपने कहा है कि आपको लूप लाइन में डाल देंगे, आपसे वसूली होगी कि आप अपना काम बेहतर नहीं कर पाए, आप रैंकिंग देंगे, तो निश्चित तौर पर वसूली भी तेज़ी से होगी और जिसके क्षेत्र में ज़्यादा चोरी हो रही वो जिम्मेदारी से काम करेगा और चोरी कम करने की कोशिश करेगा। साथ ही वो सुधार की व्यवस्था करेगा, वो देखेगा कि कहाँ गड़बड़ी है, कौन से लूप होल्स हैं, उनको ठीक किया जा सके, किन क्षेत्रों में वसूली नहीं हो रही। अभी क्या होता है कि जो चोर हैं वो चोरी कर रहे हैं, वसूली आपकी हो नहीं रही, तो बाकी क्या आप बिजली दर बढ़ा देते हैं तो जो ईमानदार उपभोक्ता है उसके कंधे पर बोझ आ जाता है, वो तमाम तरह के घाटे आपकी भरपाई की कोशिश करता है। तो जो ईमानदारी से काम कर रहा है आप उससे वसूली करने जा रहे हैं, और जो चोरी कर रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए। लाख प्रयास होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि कई बार उनको सफल तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ईमानदार उपभोक्ता परेशान होता है, बिजली कटौती हो जाती है, आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। सरकार की योजनाओं में भी कुछ फेल्यूर है मनोज जी। बिल्कुल, क्या आप निजी कंपनियों से महंगी सस्ती बिजली खरीद रहे हैं और महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दे रहे हैं? उनको आकर्षित करने के लिए लंबे चौड़े वादे कर देते हैं, 20-25 साल के करार कर लेते हैं, और जब आपके पास उपलब्धता हो जाती है तो आप महंगे दाम पे खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य है मनोज जी कि जो सर्वाधिक महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है, मतलब उपभोक्ताओं से जो वसूली हो रही है राज्यों अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। यदि उसका विकल्प निजीकरण है तो सरकार को ये प्रयोग भी करना चाहिए, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके, उनसे कम राशि ली जा सके, उनको सुविधाओं की आज की तारीख में जब उपभोक्ता ज़्यादा राशि दे रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राज्यों से, तो आप एक कंपनी को निजीकरण करके देख लीजिए, जो केंद्र सरकार का सुझाव है। हो सकता है बेहतर व्यवस्थाएं हो तो आप आगे उसमें सुधार कर सकते हैं। आगे कंपनियों पर आपकी निगरानी होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नागरिक आपूर्ति निगम ने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरप्लस मूंग को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया है। गेहूं और धान के बाद अब मध्य प्रदेश में सरप्लस खरीदी गई खड़ी मूंग को बेचना नागरिक आपूर्ति निगम के लिए सिरदर्द बन गया। इस साल मार्कफेड ने किसानों से 4.5 लाख टन मूंग खरीदी है, जिसमें से 2.5 लाख टन कोटे के तहत खरीदी हुई है, जबकि बाकी 1,90,000 टन मूंग की खरीदी सरप्लस में है। अब इसमें से 85,000 टन मूंग ग्रामीण विकास विभाग को माध्याह्न भोजन में स्कूली विद्यार्थियों को बांटने के लिए दे दी जाएगी। प्रदेश में 68 लाख स्कूली बच्चों को माध्याह्न भोजन दिया जाता है। पहले से ही 8वीं तक के बच्चों को 10 किलो और इससे ऊपर की कक्षा वाले छात्र छात्राओं को 15 किलो मूंग मुफ्त में मिलेगी। 85,000 टन मूंग की कीमत 611 करोड़ पड़ेगी। माध्याह्न भोजन बनाने पर प्रति विद्यार्थी 1 रुपये खर्च हो रहा है। इस लिहाज से सालाना 674 करोड़ रुपये माध्याह्न भोजन पर खर्च किया जा रहा है। यही पैसा खड़ी मूंग की खरीदी पर मार्कफेड को दे दिया जाएगा। मनोज जी, प्रयास तो अच्छा है, इस तरह से न देकर मूंग दी जा रही, तो इसको कैसे देखते हैं इस पूरे नए बदलाव को, नई योजना को? देखिए, इसको हम ये कह सकते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के कारण स्कूल लंबे समय से बंद थे। अब जब स्कूल खुले हैं तो वहाँ पर अभी आधे छात्रों को बुलाया जा रहा है, 50%, उनमें से भी 30%, उस 50 में से 30% छात्र पहुँच रहे हैं और उनको सूखा राशन दिया जा रहा है। अभी फिलहाल उनको पका हुआ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं की जा रही है।
केंद्र सरकार ने भी हमने देखा कि जो माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं प्राथमिक, उनके लिए भी मध्याह्न भोजन की लिए व्यवस्था की है, इस बार घोषणा की और उनको भी सूखा राशन दिया जाएगा। जिस प्रकार से आंगनवाड़ी में हम देखते हैं कि खिचड़ी दलिया का जो सूखे पैकेट दिए जाते हैं, सरकार ने इससे दो हित साध लिए। एक तो उन्होंने जब सरप्लस खरीदी की मूंग की, क्योंकि वो किसान आंदोलन जिस प्रकार से देश में चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में बम्पर मूंग का उत्पादन हुआ था और सरकार किसानों को नाराज़ नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कोटे से ज़्यादा मूंग खरीदा। तो ज़्यादा मूंग खरीदेगा तो आपके पास जब रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके पहले जब आपने गेहूं चावल खरीदा था वो खुले में पड़ा हुआ, बारिश में वो सड़ जाता है, इससे बेहतर है कि लोगों को ही दे दिया जाए। तो ये उनको, और इसके बाद करोड़ों रुपये साल के उनको गोदाम वालों को देना पड़ता किराए के रूप में। तो सरकार के दो फायदे हो गए, एक तो 674 करोड़ का जो खर्चा था वो 611 करोड़ में हो गया। तो मूंग जब जाएगी तो मूंग की दाल या साबुत मूंग जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत होती हैं, तो बच्चों को प्रोटीन एक अच्छी डाइट मिलेगी अगर वो घर में खाना पकेगा। दूसरा, उस किसानों को उन्होंने खुश कर दिया जिनके सामने संकट था कि मूंग कहाँ पर बेचे, क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि मूंग जो है 5,000 और उससे ऊपर के भाव में बिकी थी। तो ये किसानों को फ़ायदा हो गया। तो सरकार ने इसके लिए जो तरीका निकाला है, तो निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब सरकार के पास भंडारण की कमी है, सरकार के पास जब सरप्लस अनाज है, तो जब आपको पता है कि एक परिवार को आपको महीने में 20 किलो राशन देना है, तो आप उसको एक साल का एक बार राशन दे दीजिए 240 किलो। तो एक बार वो ले जाएगा तो घर में सुरक्षित रखेगा, वो सरकार के पास जो बाहर पड़ा है खुले में वो नहीं रहेगा। दूसरा, उसको गोदामों का किराया नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा, उसको चिंता रहेगी, क्योंकि अभी ये रहता है कि कई बार हम देखते हैं कि लोगों का राशन जो है वो राशन की दुकानों पर मिल नहीं पाता, किसी एक महीने का राशन दुकान वाले घपला कर देते हैं। तो अगर ये स्कीम लागू हो जाएगी तो ये जिस प्रकार का जो ये, लेकिन मनोज जी उसमें भी तो एक समस्या है कि यदि गरीब लोगों को हम एक साल का राशन दे देंगे तो जो उनके यहाँ नशे की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से वो उनका राशन बेच देंगे, फिर वो भूखों मरने जैसी हालत हो जाएगी। शायद सरकार के संज्ञान में यही बात है, इस वजह से वो हर महीने देने की कोशिश करती। हालांकि कोरोना काल में लंबे समय का दे दिया था, 3 से 4 महीने का एक साथ। बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं वो ये कर सकते हैं, आप 3 महीने का एक साथ दे दीजिए, एक बार देखिए, और उसके लिए एक शिकायत के लिए आप इंतजाम कर दीजिए, ताकि अगर उस परिवार में कोई पुरुष गड़बड़ करता है तो उस महिला की जिम्मेदारी, और वो महिला को अगर लगता है कि पति ने राशन बेच दिया तो एक हेल्प डेस्क बना दीजिए, क्योंकि आपने एक कॉल सेंटर बना दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा आएगा आपका, जिसके मुकाबले कम आएगा कि जितने का आप रखरखाव कर रहे हैं राशन की दुकानों पे, बाकी सारे तामझाम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा सरकार पर आएगा नहीं। चलिए, बेहतर है, योजना तो अच्छी है, कम से कम कुछ तो बचत हो रही है। जो प्रति विद्यार्थी को राशि दी जाना चाहिए थी उससे तो घाटा, मतलब 50-60 हज़ार का लाख का तो लाभ हो ही रहा है सरकार को। बिल्कुल, करोड़ का हो रहा है और किसानों का लाभ हो गया सबसे बड़ी। जी, पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।